हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमारे चैनल पर अपलोडेड है। जो भी व्यूअर्स नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, रोग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर पैथोजन, माइसीलियम, हाइफा या फिर डिजीज। तो रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को पैथोजन या रोगजनक के नाम से जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैविक कारक हैं। ऑप्शन यहाँ पर वायरस, टेम्परेचर, फंजाई, वायरुसाइड। तो जैविक कारक उनको कहते हैं जो जीवित जीव होते हैं जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होता है। तो इसमें फंजाई है, कवक, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जबकि वायरस मध्यजीवी में आता है और वायरुसाइड भी मध्यजीवी यानी मीजोबायोटिक में आ जाता है, और टेम्परेचर ये एबायोटिक या अजैविक कारक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, धान का खैरा रोग का कारक है। ऑप्शन यहाँ पर बायोटिक, एबायोटिक या मीजोबायोटिक या फिर ऑल। तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, तो ये एबायोटिक फैक्टर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है यहाँ पर फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी या फिर ऑल। तो क्लोरोफिल फंजाई में अनुपस्थित होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक जीव नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर फंजाई, अमीबा, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर एल्गी। तो यूकैरियोटिक जीव इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, परपोषी कोशिकाओं को शीघ्र मारने वाले रोगजनक कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बायोट्रॉप्स, नेक्रोट्रॉप्स, हेमी बायोट्रॉप्स या फिर ऑल। तो परपोषी कोशिकाओं को जो शीघ्र मार देते हैं, जैसे ही पैथोजन उसके ऊपर पहुँचते हैं, प्लांट के ऊपर, परपोषी पर, उनकी कोशिकाओं को मार देते हैं। उसके बाद फिर मृतजीवी के रूप में उससे पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसको हम नेक्रोट्रॉप्स या ऊतक पोषी कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोग के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर पैथोजेनेसिटी, पैरासिटिज्म, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस। तो रोगों के विकास की जो प्रक्रिया होती है उसको हम पैथोजेनेसिस या फिर रोग जनन कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लांट डिजीज किताब के लेखक हैं। ऑप्शन है यहाँ पर आर एस मेहरोत्रा, वाई एल नैने, आर एस सिंह, एनी बोरलाग। तो प्लांट डिजीज जो बुक है वो आर एस सिंह द्वारा लिखी गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौधों की संख्या में रोग के होने और फैलने के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर इटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, फॉरकास्टिंग या फिर पैथोलॉजी। तो पौधों की संख्या में रोग के होने और फैलने के अध्ययन को हम एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवक के खाद्य अवशोषी अंग को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हास्टोरिया, एप्रीशोरियम, हुक या फिर माइसीलियम। तो कवक के खाद्य पदार्थों का अवशोषण हास्टोरिया या चूसकांग से करते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए हास्टोरिया वाला सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण थैलस के जननांगों में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर यूकार्पिक, प्रोमाइसीलियम, होलोकार्पिक या फिर एंथ्रीडियम। तो पूर्ण थैलस जब जननांगों के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम होलोकार्पिक के नाम से जानते हैं। पूर्णकाय फलिक हिंदी में कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखित में से कौन सा रोग त्रिकोण का कारक नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर होस्ट, डिजीज, पैथोजन या फिर एनवायरनमेंट। तो रोग के विकास के लिए या डिजीज ट्रायंगल जो है, इसमें होस्ट का होना जरूरी है, दूसरा पैथोजन का और तीसरा एनवायरनमेंट का, तभी वहाँ पर डिजीज उत्पन्न होता है। तो इसमें ऑप्शन बी डिजीज वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि होस्ट भी होना चाहिए, पैथोजन भी होना चाहिए और एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब रोगजनक परपोषी पौधे के संपर्क में आता है कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर पेनिट्रेशन, इन्फेक्शन, इन्वेजन या फिर इनॉकुलेशन। तो जब पैथोजन परपोषी पौधे के संपर्क में आता है तब उसको हम इनॉकुलेशन या निवेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोगजनक की रोग को उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर पैथोजेनेसिस, पैरासिटिस, पैथोजेनिसिटी या फिर एंटागोनिज्म। तो रोगजनक की रोग उत्पन्न करने की क्षमता को पैथोजेनिसिटी कहते हैं, रोगजनकता कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुरूपिया है। ऑप्शन यहाँ पर फाइटोप्लाज्मा, फंजाई, बैक्टीरिया, नेमेटोड। तो बहुरूपिया फाइटोप्लाज्मा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये अपना रूप परिवर्तित करता रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर का रोग कारक है। ऑप्शन यहाँ पर फंजाई, बैक्टीरिया, नेमेटोड या फिर माइकोप्लाज्मा। तो सिट्रस कैंकर जो डिजीज होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैंगन का लघुपर्ण रोग किससे होता है। ऑप्शन यहाँ पर बैक्टीरिया, RLB, रिकेट्सियालाई बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, फंजाई या फिर माइकोप्लाज्मा। तो बैंगन का जो लघुपर्ण या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है ये माइकोप्लाज्मा से होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, नारियल वृक्ष का हार्ट विगलन रोग होता है। ऑप्शन है नेमेटोड, प्रोटोजोआ, फंजाई या फिर बैक्टीरिया। तो नारियल वृक्ष का हार्ट विगलन रोग प्रोटोजोआ से होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवी दल है। ऑप्शन है लाइकेन, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी या फिर नॉन ऑफ दिस। तो कवक एवं शैवाल के बीच जो सहजीवी दल है उसको लाइकेन के नाम से जानते हैं, लाइकेन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणु हैं। ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, हैविंग रिजिड सेल वॉल या फिर ऑल। तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक भी है, यूनिसेलुलर भी है और इसकी कोशिका भित्ति काफ़ी रिजिड होती है। तो इसमें तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए ऑल वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निवेश द्रव्य का अपने उत्पादन स्थल से रोगग्राही परपोषी पौधे की सतह पर स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन है डिस्पर्सल, कोलोनाइजेशन, इन्फेक्शन या फिर ऑल। तो निवेश द्रव्य जहाँ पर भी उत्पादित हो रहा है जिस भी होस्ट प्लांट से, उस होस्ट प्लांट से दूसरे अन्य किसी होस्ट प्लांट पर उसकी सतह पर पहुँचने को हम डिस्पर्सल या फिर डिसिमिनेशन के नाम से जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, विकल्पी परजीवी है। तो विकल्पी परजीवी ऐसे परजीवी होते हैं जो मेनली मृत जीवी या फिर सैप्रोफाइट के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जब भी उनको जीवित जीव मिलता है उस पर भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, उससे भी अपना पोषण लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा या फिर ऑल। तो यहाँ पर फ्यूजेरियम भी, अल्टरनेरिया भी और सर्कोस्पोरा भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्पोराडिक शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है। ऑप्शन है स्पोराडिकोस, स्पोराडिका, स्पोराडिक या फिर नॉन ऑफ दिस। तो स्पोराडिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के स्पोराडिकोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है स्कैटर्ड यानी छितराया हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, दार्जिलिंग क्षेत्र में कौन स्थानिक मारी रोग पाया जाता है। ऑप्शन है फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट, ओनियन स्मट या फिर ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो, सिट्रस कैंकर। तो दार्जिलिंग के क्षेत्र में ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो यानी आलू का काला मस्सा रोग पाया जाता है एंडेमिक रूप में, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट ये पंजाब के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, हर वर्ष आता है। और ओनियन स्मट ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में देखने को मिलता है। सिट्रस कैंकर जो है वो एशियाई देशों में देखने को, जितने भी एशियाई देश हैं वहाँ पर देखने को हर वर्ष मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्मट का अर्थ है। ऑप्शन है सूटी, रस्टी, ब्लाइट या फिर मोजैक। तो स्मट का मतलब होता है सूटी या कज्जली, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रस्टी में मूर्छा जैसे संरचना दिखाई पड़ती हैं, तो ये रस्ट डिजीज काज करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश के अभाव के कारण पौधों का पीला पड़ना कहलाता है। ऑप्शन है ब्लाइट, विल्ट, इट्यूलेशन या फिर गॉल्स। तो प्रकाश के अभाव के कारण पौधों का पीला पड़ना इट्यूलेशन कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ब्लाइट में पौधे झुलसे हुए दिखाई पड़ते हैं और विल्ट में पूरा पौधा ही सूख जाता है, जबकि गाल्स में क्या होता है, पत्तियों की ऊपरी सतह पर पिटकाएँ दिखाई पड़ती, हल्का स्वेलिंग की हुई अतिवृद्धि संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है,
कवक की पृष्ठीय वृद्धि सफ़ेद चूर्ण के रूप में किस रोग के लक्षण हैं? ऑप्शन है यहाँ पर स्मट, रस्ट, डाउनी मिल्ड्यू या फिर पाउडरी मिल्ड्यू। तो पत्तियों की सरफेस के ऊपर जो पाउडरी मास में पाउडर के रूप में जो सिम्टम्स है या चूर्ण दिखाई पड़ता है वो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ के लक्षण है, यानी चूड़ी लाशता के। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जबकि डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, ऊपर की तरफ तो ब्राउन या भूरे रंग के लगभग धब्बे दिखाई देते हैं और उसी जगह पर अगर पत्ती की निचली सतह पर देखते हैं तो वहाँ पर रुई के समान जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जो कि कवक जाल नीचे की तरफ रुई के समान बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। रस्ट में क्या होता है, इसमें तने पर और पत्तियों पर मूर्छे जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जंगदार वहाँ पर स्पॉट दिखाई पड़ते हैं। स्मट में दानों के अंदर काला चूर्ण भर जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, चाय एवं आम में लाल कीट रोग लगता है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस या फिर नेमेटोड। तो चाय एवं आम में लाल कीट रोग एल्गी के द्वारा लगता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, फूल गोभी मोजाइक विषाणु का कारक है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस या फिर माइकोप्लाज्मा। तो फूल गोभी मोजाइक विषाणु वायरस के द्वारा लगता है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है, आलू का तर्ककंद रोग का कारक है। ऑप्शन है वायराइड्स, वायरोसाइड, वायरस या फिर प्रियन। तो आलू का तर्ककंद रोग का कारक वायराइड है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।